सो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ जाक साइड बीस्टे के पराक्रम श्रीवास्तव। और गाइस, वैदिक सिविलाइजेशन के अंत के बाद, जो कि मतलब कम से कम 900 सालों तक चली थी, उसके अंत के बाद इंडिया कई टुकड़ों में बढ़ चुका था। यहाँ पर एक एक किंगडम एक दूसरे से लड़ने लगे थे। अलग अलग राजा महाराजा आके एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिस वजह से इंडिया में कोई भी यूनिटी नहीं थी, सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिस वजह से इंडिया काफ़ी बेकार हालत में था। लेकिन एंड में यहाँ पर टोटल 400 सालों के बाद फाइनली यहाँ पर इंडिया को रीयूनाइट कर दिया जाता है मौर्यन एम्पायर के द्वारा। तो पीरियड में होता क्या है, क्या हुआ था ऐसा कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, क्यों, क्या? अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, हेलो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं महाजनपदा पीरियड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी जो मेरे क्लास में है उन्होंने मतलब 2 साल पहले पढ़ा होगा। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 BCE से शुरू होती है और 600 BCE में ख़त्म हो जाती है। अब इस पीरियड में यहाँ पर काफ़ी शांति बनी रहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और काफ़ी मतलब स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अब 600 BCE के बाद काफ़ी सारे किंगडम्स ने यहाँ पर खुद को अलग अलग राजा अपने चुने, यहाँ पर अलग अलग तरीके चुने, और अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग न्यू ट्राइब्स का फॉर्मेशन हुए। इनके अलग अलग किंगडम्स थे जिनको हम कहते हैं जनपदास। जनपदास छोटे छोटे ट्राइबल किंगडम्स होते थे जिनका अपना कोई राजा होता था या तो कोई डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ होती थी। एक्चुअल में उस समय डेमोक्रेसी नहीं होती थी, मतलब डेमोक्रेसी की तरह एक्ट करने वाली एक गवर्नमेंट होती थी। तो अब जनपदा जो वर्ड है इसका मतलब होता है द लैंड वेयर पीपल पुट देयर फीट, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर लोग अपने कदम रखते हैं। अब जनपदा तो है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे जनपदास, मतलब एक ताकतवर जनपदा जो कि बहुत सारे जनपदाओं से मिल के बना, उसे कहते थे हम महाजनपदा। यहाँ पर वैदिक, बुद्धिस्ट और अलग अलग टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 16 महाजनपद होते थे इस समय में। ये 2 टाइप्स के होते थे, एक तो थे मोनार्किकल और एक थे रिपब्लिकल। मोनार्किकल महाजनपद में क्या होता था कि एक राजा होता था और उसी के अंडर में सब कुछ होता था। एक एक डिसीजन राजा के हाथों में ही लिया जाता था, और ये राजा की जो पोजीशन थी ये हेरिडिटी होती थी, यानी कि राजा के बाद उनका बेटा या उनका जो सक्सेसर होगा वो अगला रूलर बनेगा। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मोनार्की स्टैब्लिश हो चुकी थी। अगर हम बात करें दूसरे टाइप के जनपदास की, जो कि रिपब्लिकल महाजनपदास। रिपब्लिकल महाजनपदास आप लोग समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी टाइप के ही मतलब किंगडम्स होते थे। मतलब उस समय डेमोक्रेसी तो होती नहीं थी, तो डेमोक्रेसी की तरह एक्ट करते थे। यहाँ पर कुछ लोग मतलब लीडर होते थे और उनको उनके मतलब जो जनता है वो चुनती थी, और एक एक डिसीजन यहाँ पर वोट्स के दम पे ही लिया जाता था, जैसे आज डेमोक्रेसी में होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो लिचविचियाज, गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गालियाँ मत देना। ये होता था एक मतलब रिपब्लिकल महाजनपद, ऐसे बहुत सारे होते थे। दूसरी तरफ थे मोनार्किकल जनपदास, जैसे कि मगधा, कोशाला, अवंती एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक जनपदास की, तो महाजनपदा मगध सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपदा बन चुका था, सबसे ज़्यादा ताकतवर। ये चीज़ हमें कुछ फैक्टर्स समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मगधा का जो रीजन था ये मतलब जंगलों और माइंस से सराउंडेड रहता था, यानी कि ऐसे एरियाज थे यहाँ पर जहाँ से कॉपर और आयरन से मिल जाते थे। इस वजह से आयरन का यूज़ करके टूल्स बना लेते थे अपने। दूसरी तरफ जंगलों में क्या हो रहता था कि ये हाथी और टिम्बर सप्लाई करता था। टिम्बर यहाँ पर घर और ये सब बनाने का काम होता था, और उस समय टैंक्स तो होते नहीं थे, तो यहाँ पर राजा महाराजा हाथी का यूज़ करते थे। दूसरी तरफ ऑल्सो मगधा की जो 2 कैपिटल्स थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह जो थी वो यहाँ पर पूरी तरह माउंटेन से सराउंडेड रहती थी, जो कि मतलब एक बैरियर की तरह काम करते थे। अगर मगधा पे किसी ताकतवर रूलर ने इन्वेड करने की कोशिश की तो उसे माउंटेन्स से जाना पड़ेगा, तब जाके राजगृह को वो कब्जा कर पाएगा, वरना उसके लिए पहुँचना इम्पॉसिबल रहता। दूसरी कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी वो यहाँ पर गंगा रिवर वैली में रहती थी, मतलब
मतलब गंगा रिवर वैली के अराउंड लोकेटेड थी, जो कि मतलब रिवर्स के सराउंडेड थी, जिस वजह से रिवर्स को क्रॉस करना रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करें, काफ़ी सारे ताकतवर रूलर्स ने रूल करा था मगध को, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदाज। सबसे पहले आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का रूल शुरू हुआ था 542 BCE से 492 BCE तक। अब ये हरियाणका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हरियाणका आप इनकी डायनेस्टी कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रूलर थे। इन्होंने अपनी कैपिटल राजगृहा को बनाया था ज्योग्राफिकल तरीके को समझ के, ज्योग्राफी को समझ के। ऑल्सो यहाँ पर जो इन्होंने क्या करा था, काफ़ी सारे कॉन्क्वेस्ट करते थे या महाजनपदास के, या तो मतलब मैरिज के थ्रू, उस समय में मैरिज के थ्रू यहाँ पर किंगडम्स को एक्सपैंड करा जाता था। तो मैरिज के थ्रू काफ़ी सारे मतलब किंगडम्स को अपने अंदर में ले लेते थे। और जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, इन्होंने अंगा एक महाजनपदा था उसको कॉन्कर कर लिया, क्योंकि उसके पास एक रिवर पोर्ट था जिसको कहते थे चंपा। चंपा जो था वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर होता था, जिस वजह से यहाँ पर बिंबिसारा के अंदर का जो मगधा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। इवेंचुअली 492 BCE में बिंबिसारा यहाँ पर हट जाते हैं थ्रोन से और इनके बेटे अजातशत्रु बनते हैं नए रूलर। 492 BCE से 461 BCE तक इनका राज चलता है। इन्होंने भी अपने पिता की तरह सेम कॉन्क्वेस्ट की टेक्निक अपनाई थी। इन्होंने ऑल्सो कोशाला को हरा दिया था, कोशाला के रूलर को हरा दिया और काशी पे कब्जा कर लिया था, जो कि आज के दिन का बनारस है। बनारस जिनमें से आप में से कई लोग भी गए होंगे, मुझे पता है, और मैं भी यहाँ पर समर वेकेशन में गया था। काशी को कब्जा करने के बाद इनकी जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी। ये मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे और इनके हाथों में जो मगधा था वो बिंबिसारा के मगधा से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। लेकिन 461 BCE में इनकी डेथ के बाद कोई भी ताकतवर रूलर नहीं बच पाता, जिस वजह से 413 BCE में शिशुनाग नाम का एक रूलर ऑक्यूपाई कर लेता है मगधा को। उसने और उनके सक्सेसर्स ने यहाँ पर 50 सालों के लिए रूल करा, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए क्योंकि महापद्मानंदा ने उन्हें ओवरथ्रो कर दिया। महापद्मानंदा और नंदा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो अभी हम शुरू करते हैं बात। तो नंदास ने रूल करा था 464 BCE से नंदास ने रूल करा था 364 BCE से 321 BCE तक। अब दो ही रूलर्स थे, महापद्मानंदा और धनानंदा। अब इनके बारे में हमें गूगल में और ज़्यादातर टेक्स्ट रिसर्चेस में ज़्यादातर नॉलेज लोगों को नहीं मिल पाई, ना ही हिस्टोरियंस को मिल पाई, जिस वजह से इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। लास्ट रूलर धनानंदा थे, जिनके पास बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था, नंदा एम्पायर। लेकिन एंड में आके इनको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो कर दिया, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जब ये सब लड़ाई वगैरह चल रही थी तब यहाँ पर इन्वेजन हुआ अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर जो कि रूलर थे मैसेडोनिया के। इनके बचपन से पर्शियंस ने इन पे काफ़ी सारे अत्याचार करे थे। उस समय पर्शियन एम्पायर को अचीमनिद एम्पायर कहते थे, गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अचीमनिद एम्पायर या फिर पर्शियन एम्पायर को रूल करते थे। पर्शियन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था और पर्शियन एम्पायर के लोग काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे मैसेडोनिया पे। इस वजह से ग्रीक यानी कि अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा नफरत करते थे पर्शियंस से। अलेक्जेंडर को जैसे ही गद्दी मिली मैसेडोनिया की, उन्होंने एशिया माइनर और पूरे पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और अपना मैसेडोनिया का एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। मैसेडोनिया का एम्पायर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। पर्शियंस को हराने के बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर का डिज़ायर बन चुका था पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, जिस वजह से उन्होंने अब अपनी नज़रें इंडिया पे गड़ा ली थी। अब यहाँ पर इंडिया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पॉट बन चुका था। तो अब उन्होंने काफ़ी सारे किंगडम्स जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, इस समय जब उन्होंने इन्वेजन करा 326 BCE से 324 BCE तक वो इंडिया में रहे थे। अब जब वो इन्वेड कर रहे थे तब यहाँ पर बहुत सारे किंगडम्स थे जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अलेक्जेंडर ने आराम से कब्जा कर लिया। मतलब वो बात हो गई है कि देखो वो दो लोग लड़ रहे हैं, मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनका फ़ायदा उठाने का।
आराम से अलेक्जेंडर ने सभी किंगडम्स को डिफीट कर दिया। अब पाकिस्तान में, उस समय इंडिया था, इस समय पाकिस्तान में झीलम और चिनाब नदी, जो कि इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, इनके बीच के एरिया को रूल करता था एक रूलर जिसको हम कहते हैं पोरस। अब पोरस और अलेक्जेंडर में बहुत भयानक युद्ध हुआ, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर युद्ध हुआ। इसमें एंड में अलेक्जेंडर जीत चुका था। और जितना आसान है, मतलब बुक्स में बताया गया कि अलेक्जेंडर ने आराम से पोरस को हरा दिया। उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था अलेक्जेंडर, उतना आसान अलेक्जेंडर के बिल्कुल भी नहीं था। अलेक्जेंडर के पसीने छूट गए थे, जिस वजह से पोरस को हराने के बाद जब अलेक्जेंडर इंडिया के दूसरे एरियाज में अपना दबदबा मनाने जा रहे थे, उनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि यहाँ पर अब उन्हें लड़ना नहीं है। तो जिस वजह से अलेक्जेंडर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर वापस चले गए और उन्होंने जो एरिया ऑक्यूपाई करा था इंडिया का, 3 जनरल्स के हाथों में डिवाइड कर दिया था उन्होंने वो एरिया। जिस वजह से यहाँ पर जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर सही टाइम पे मैसेडोनिया वापस कभी नहीं आ पाए। उनकी 323 BC में ही डेथ हो गई थी और वो यहाँ पर बेबीलोनिया में उनकी डेथ हो गई थी, जो कि आज के दिन का इराक के अराउंड का एरिया है, इराक या सीरिया के अराउंड का एरिया। अब इसका फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर कर लिया, यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया नंदा एम्पायर को और स्टैब्लिश कर दिया मौर्यन एम्पायर को। वैसे चंद्रगुप्त एक मतलब नॉर्मल ट्राइब में रहते थे मगधा की, और इनके जो पिता थे वो उनको यहाँ पर धानानंदा ने जेल में डाल दिया था। ये यहाँ पर एक दिन एक फुली क्वालिफाइड स्कॉलर चाणक्य उनके साइड से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पर चंद्रगुप्त कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। चाणक्य ने यहाँ पर देखा चंद्रगुप्त के अंदर एक मतलब चीज़ उन्होंने देखी, मतलब फ्यूचर देख लिया, जैसे कि उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया, जैसे आजकल के लोग करते हैं कि यहाँ पर ये बालक बहुत ज़्यादा महान रूलर बन सकता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने साथ चंद्रगुप्ता को तक्षशिला में उनकी यूनिवर्सिटी थी वहाँ ले गए। वहाँ पर चंद्रगुप्ता बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई, अपनी नॉलेज वो सब वहीं पर ही करा, और एंड में आके उन्होंने नंदा एम्पायर से ओवरथ्रो कर दिया धानानंदा को और स्टैब्लिश कर दिया मौर्यन डायनेस्टी को। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर और एक मौर्यन डायनेस्टी के अलग से एम्पायर के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। अगर गाइस अगर जिस वजह से यहाँ पर जनपदा पीरियड का अंत हो गया 321 BC में, और यहाँ पर इंडिया का पहला एम्पायर आ गया था मौर्यन एम्पायर। तो ये हम देख सकते हैं कि कम से कम इस 300 से भी ज़्यादा सालों का समय था, इसमें इंडिया में फाइनली यूनिटी आ चुकी थी 300 सालों के बाद। जिस वजह से अब यहाँ पर इंडिया जो है अब अपने सही पोजीशन में आ चुका था। अब कैसी लगी आप लोगों को ये मतलब हिस्ट्री की वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग इस लाइक को ज़रूर करिएगा। आज का एक लाइक एम मैं सेट कर रहा हूँ, वो है 10 लाइक्स का। बहुत मुश्किल है होना, लेकिन अगर हो गया तो मैं मौर्यन एम्पायर पे जल्दी से जल्दी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तब और मैं कह रहा हूँ आपसे, फ्यूचर हमारे हाथों में है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए गुड बाय, जय हिंद।